मैं एक चीज़ कन्फेस करना चाहता हूँ आज, जो शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ये डायग्नोसिस मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई डॉक्टर ये वर्ड यूज करता है, इसका मतलब ये है मुझे अभी और ढूंढना है। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर यहाँ पे रुक जाते हैं और कपल को लेबल कर देते हैं और एक्चुअली कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, पर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। रिसर्च बोलता है कि जब प्रॉपर एडवांस टेस्टिंग होती है तो 80% अनएक्सप्लेन्ड केसेस में एक क्लियर रीजन मिलता है। 80%। तो वो 7 रीजन जो स्टैंडर्ड वर्कअप में नहीं आते, मैं ढूंढकर आपको आज बताता हूँ। और क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स में ढूंढता हूँ इनको, आज आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका बेबी हो। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 30 साल हो गए मुझे काम करते करते। हज़ारों लाखों पेशेंट्स को देखा है, हज़ारों बच्चे पैदा किए हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अनएक्सप्लेन्ड को ढंग से ढूंढा जाए तो मिलता है कारण, और वो कारण आज आपको दे रहा हूँ। आखिरी कारण एक ऐसा है जो आपके सामने रखा होता है और आप देख नहीं पाते। बेसिक इनफर्टिलिटी वर्कअप। देखिए, स्टैंडर्ड वर्कअप में क्या होता है? आपका सीमन एनालिसिस, एचएसजी, डे 2-3 पे हार्मोन और एक अल्ट्रासाउंड। ये 1990s का बेसिक पैनल है, और अब ये भी पूरा लोग नहीं करते और उससे पहले कह देते हैं आप अनएक्सप्लेन्ड हो। और अभी मैं 3 कॉज बताता हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर 1, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन। हस्बैंड की सीमन रिपोर्ट नॉर्मल आई, काउंट नॉर्मल है, मोटिलिटी नॉर्मल है, मॉर्फोलॉजी नॉर्मल, इन्वेस्टिगेशन क्लोज्ड। गलत। नॉर्मल सीमन रिपोर्ट में कभी भी डीएनए की बात नहीं करते, जबकि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन, जब जेनेटिक मटेरियल टूटा होता है तो उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एम्ब्रियो नहीं बनता, और अगर एम्ब्रियो बन भी जाता है तो अर्ली लॉस हो जाता है। ऑक्सफोर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2019 ने साफ कहा है कि जिन लोगों में हाई डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है उनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी 3 गुना होती है। तो टेस्ट कौन सा कराना है? डीएनए फ्रेगमेंटेशन 25% से ऊपर है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, लाइफस्टाइल ठीक करना है, वेरिकोसील को चेक कराना है 3 महीने, तब आगे बढ़ोगे। आपका अगर डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई आता है, आपको करना क्या है? मैं आपको एक पूरा का पूरा लाइफ टाइम का फर्टिलिटी पार बूस्ट दे रहा हूँ, ले लो और उसको लेके अपने को ठीक करके, क्योंकि यही एक तरीका है डीएनए फ्रेगमेंटेशन को ठीक करने का। अब बताता हूँ कॉज नंबर 2। ये जान के आप ताज्जुब कर लोगे, क्योंकि विमेन में ये कोई देखता ही नहीं है। कॉज नंबर 2 है साइलेंट एंडोमेट्रियोसिस। देखिए, पीरियड में दर्द होता है, सेक्स में पेन होता है, लोअर बैक में पेन होता है, पीरियड्स में चिड़चिड़ापन होता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सिम्टम है। जब मिनिमल या हल्की एंडोमेट्रियोसिस होती है तो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखती, एचएसजी नॉर्मल होता है, ओवुलेशन भी हो रहा होता है, रिपोर्ट नॉर्मल होती है। लेकिन अंदर से एग की क्वालिटी ख़राब होती है, ट्यूब का अंदर का जो माहौल होता है एंडोमेट्रियोसिस में ख़राब होता है। और सबसे बड़ी चीज़, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में बच्चा बनने के बाद में चिपकता नहीं है। ईश्वरी ने एस्टिमेट किया है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाली 30 से 40 औरतों के अंदर अगर हम लेप्रोस्कोपी करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस मिलेगा, जो कभी डायग्नोज नहीं होता। कोई भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को बताओ। लेप्रोस्कोपी का डिसीजन थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन बहुत बार ये डिसीजन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आपकी एंडोमेट्रियोसिस को पकड़ता है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अगली चीज़ ऐसी है कि टेस्ट होती है पर पूरी तरह से नहीं होती, और ये होते हैं थायराइड। टीपीओ एंटीबॉडीज, थायराइड का छुपा हुआ सच। देखिए, लोग सोचते हैं कि T3 T4 नॉर्मल है तो सब ठीक है, TSH नॉर्मल है तो सब ठीक है, पर टीपीओ एंटीबॉडीज़ ये थायराइड और ऑटो इम्यून अटैक करती हैं। TSH की शुरुआत में नॉर्मल रहता है, लेकिन बाद में ये एंटीबॉडीज़ एक क्वालिटी को ख़राब करती हैं, इम्प्लांटेशन को ख़राब करती हैं, मिसकैरेज ख़राब करती हैं। अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन टीपीओ पॉजिटिव वुमेन में मिसकैरेज को 2 से 3 गुना कहता है। तो देखिए, एक चीज़ को सिंपल समझ लीजिए, आपका अगर थायराइड नॉर्मल है और अनएक्सप्लेन्ड है तो आपके डॉक्टर आपका टीपीओ एंटीबॉडी करने में कुछ ना कुछ मिल सकता है। एक रीज़न छुपा हो सकता है, मैंने आपको 3 रीज़न बताए, पर आपको एक बात पता है, तीनों टेस्ट इंडिया में फ्रीली अवेलेबल है।
तीनों स्टैंडर्ड पैनल में नहीं होते, और 4 और 5 ये 90% क्लिनिक मिस कर देते हैं। रुकिए 1 मिनट। तो नंबर 4 है लूटियल फेस डिफेक्ट, प्रोजेस्ट्रोजन का ड्रामा। ओवुलेशन हो रहा है, अंडा आपका बन रहा है। ओवुलेशन के बाद में प्रोजेस्ट्रोजन बढ़ता है जो बच्चे को चिपकाता है, आगे बढ़ाता है, म्यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करता है ताकि एम्ब्रियो टिके। अगर प्रोजेस्ट्रोजन लो है तो सपोर्ट नहीं करेगा और जिस वजह से इम्प्लांट नहीं होगा। बहुत पेशेंट्स में डे 21 प्रोजेस्ट्रोजन को टेस्ट कराते हैं, सिंपल सा टेस्ट है, और सप्लीमेंटेशन अगर नेक्स्ट साइकिल में देते हैं, सपोर्टिव सीसीस बहुत चीप हैं, इफेक्टिव हैं और वाकई में गेम चेंजर बन सकते हैं। कॉज नंबर 5 है ओवेरियन रिजर्व। एएमएच का असली नंबर देखिए, एएमएच टेस्ट हुआ है, एंट्रल फॉलिकल काउंट टेस्ट हुआ है, एफएसएच डे 2 हुआ है, सभी ये करते हैं। पर 30 से 32 साल में डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व होता है, पीरियड नॉर्मल होते हैं, कोई सिम्टम नहीं होता, रिपोर्ट नॉर्मल होती है, लेकिन एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। यही रीज़न है कि कोएंजाइम Q10, DHEA प्रोटोकॉल को टेलर करके देना चाहिए। मैंने लिंक में दिया हुआ है, पता चल जाएगा। ऑप्शंस कम होते हैं लेकिन एग की क्वालिटी को आप बेटर कर सकते हैं। कॉज नंबर 7, ये तो मैंने आपको अंडा और स्पर्म का बता दिया। जहाँ बच्चा चिपकेगा उसको बोलते हैं क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस। इन्फेक्शन जो किसी को पता नहीं चलता। आपने अल्ट्रासाउंड किया, सबसे कम डायग्नोज यही प्रॉब्लम है। आपने अल्ट्रासाउंड किया और आपके नॉर्मल पीरियड से अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, HSG नॉर्मल है, पर क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस यूट्रस की लाइनिंग को क्रॉनिकली एक साइलेंट इन्फेक्शन के साथ में आपके बेबी को चिपकने नहीं देती, और यही कारण है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ। 2023 का अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाली वुमेन में 14 से 27%, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाली वुमेन में 14 से 27% में क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस मिलती है। अब डायग्नोस कैसे करेंगे? आप हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी लेंगे, CD138 की स्टेनिंग करेंगे या हिस्टोलॉजी लेंगे। अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट नहीं होता, ब्लड टेस्ट से नहीं होता, ट्रीटमेंट होता है टारगेटेड एंटीबायोटिक 2 से 3 हफ्ते के लिए और उसके बाद प्रोबायोटिक्स। इतना सिंपल, कॉमनली मिस्ड। 7 साल से ट्राई करती हुए नेहा को फाइनली निकला बायोप्सी में ये, और इनके बेबी पैदा हुआ जबकि ये जा रही थी अपना IVF कराने के लिए, क्योंकि गहराई में जाना ज़रूरी है। और कॉज नंबर 7, नेहा की बात आपको बाद में बताऊंगा। कॉज नंबर 7, इसकी गहराई में रूट सब कुछ है और इस रूट को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। 7वां कॉज है जो सबसे ऊपर होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। पोल्यूशन, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड, पुअर स्लीप, अल्कोहल, स्मोकिंग फैली पड़ी है। आज के दिन में जहाँ जाओगे, हिंदुस्तान में नहीं हर देश में है, पर हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। ये डायरेक्टली एग और स्पर्म के डैमेज करता है DNA को। कोई टेस्ट नहीं है, कोई डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन इस पे रिजल्ट असर होता है। और सबसे एक्शनेबल आसान तरीका है जो मैंने आपको शुरू किया था। आपके सामने बैठी हैं ये सारी चीज़ें और हम कुछ नहीं करते, लेकिन इसके लिए आपको लेनी है मेडिटेरेनियन डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोएंजाइम Q10, स्लीप 7 to 10 आवर्स, अल्कोहल को बंद करना है, स्मोकिंग को बंद करना है, 30 मिनट की वॉक डेली लेनी है और सप्लीमेंटेशन लेनी है, जिसके बारे में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जाके देख सकते हो। ये फाउंडेशन है, बाकी सब टेस्ट के ऊपर इसके ऊपर बिल्ड होता है। देखिए, ये 7 कॉजेज़ मैं कोई सेल्फ टेस्ट चेकलिस्ट नहीं दे रहा, ये एक विंडो आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये सारे ट्रीटमेंट और टेस्ट आपकी हिस्ट्री, एज, सिम्टम, प्रीवियस रिजल्ट्स पे डिपेंड है। ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके लिए करेंगे, ये मैं अपने पेशेंट्स के लिए करता हूँ। मैंने आपको दे दिया, अपने डॉक्टर से करा लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी परेशान हैं और आप मेरे से मिलना चाहते हैं, इट विल बी अ प्लेजर फॉर मी। मेरा काम यहाँ ख़त्म नहीं होता सिर्फ नॉलेज देने का। मेरा काम यहाँ से होता है आपसे एक सवाल पूछने का, क्या आप माँ बनेगी? और अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो एक बात सुन लो, इसको फॉलो कर लो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लो और ये सारी चीज़ों को ग्रहण करके ये समझ लो कि आपको करना क्या है। अब नेहा की कहानी कुछ ऐसी थी जो बीच में मैं बोल गया आपसे। अभी प्रेगनेंसी उसको हुई है, 7 साल से प्रॉब्लम थी, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी थी, 3 IUI कर चुकी थी, IVF की तरफ जा रही थी, किसी ने नहीं ढूंढी थी उसकी 3 प्रॉब्लम्स, और 3 प्रॉब्लम इतनी गहरी थी जो कोई ढूंढ नहीं पाया। उसकी प्रॉब्लम ढूंढने के बाद में, ये तीनों प्रॉब्लम के बाद में वो नेचुरली प्रेग्नेंट हुई है। कैसे हुई है ये मैं आपको वेडनेसडे की वीडियो में बताऊंगा, उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक चीज़ समझ लो, शायद आप भी वहीं कहीं छुपे हो।
मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, पर आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है, कर दो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपके ये करने से ना जाने कौन वेट कर रहा हो जिसके बेबी हो सकता है। खुश रहें, सलामत रहें। मैं चाहता हूँ आपकी बेबी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा